हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन देखते हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी और जो आधारभूत इकाई होती है उसको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ओके। और सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। ओके। अब सेल के एग्जांपल्स देखते हैं कि सेल्स क्या क्या हो सकती हैं, सेल्स में क्या क्या आता है। तो जैसे कि कोई बैक्टीरिया है तो वो एक बैक्टीरियल सेल हो गई। मसल सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, फैट सेल्स होती हैं, स्किन सेल्स होती हैं जो स्किन बनाती हैं, बोन मैरो की सेल्स होती हैं, पेनक्रियाज की सेल्स होती हैं, हमारी मसल्स की सेल्स होती हैं और हार्ट की सेल्स होती है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब ये जो सेल्स होती हैं ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं। तो सेल्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है इसका मतलब, प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत छोटे साइज की होती हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है। ओके। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स के, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा आते हैं और साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके। दूसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अलावा बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ओके। ये वाली जो सेल्स होती हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से साइज में भी थोड़ी सी लार्ज होती हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा इनसे कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ी सी एडवांस्ड होती है इनसे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जो प्रोटिस्ट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, प्लांट्स और जो एनिमल्स, ये सब कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स से इनकी बॉडी बनी हुई होती है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। तो ये बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के। तो पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर सबसे बाहर की तरफ एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसको हम स्लाइम भी बोलते हैं, स्लाइम। ओके। सबसे बाहर एक कैप्सूल प्रेजेंट होगा, उसके बाद एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी एंड उसके बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं। फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट के लिए होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है ये। इसके अलावा ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है इनको पिलाई बोला जाता है और ये बेसिकली किसी सरफेस पे अटैच होने के लिए होती हैं जो पिलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। और यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ होता है सेल के अंदर इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ओके। इसके अलावा इन सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। 70S टाइप के यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो निकड फॉर्म में होता है जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, ये न्यूक्लियोइड होता है ना, न्यूक्लियोइड बोला जाता है इसको। और जेनेटिक डीएनए के अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। तो ये प्लाज्मिड क्या करता है? ये ऑटोनोमस टाइप का होता है, मतलब अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल की जिसके अंदर सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एक सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो फ्लूइड सेल के अंदर भरा हुआ होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए या क्रोमोसोम वो निकड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इसके अलावा जेनेटिक डीएनए के अलावा कुछ सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है जिनको प्लाज्मिड बोला जाता है। ओके। ये
अपने आप का रेप्लिकेशन कर सकता है और अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज ये बना सकता है, इसलिए इन प्लाज्मिड्स को हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं वो 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिलम होता है और किसी सरफेस से अटैच होने के लिए पिलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही सिंपल टाइप की होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल। तो ये ह्यूमंस के अंदर मिलने वाली यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं अलग अलग टाइप की, जो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये एक स्पर्म सेल है, ओके, ये एग सेल है, जो क्या करती हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी आगे चल करके फर्टिलाइजेशन के बाद। एम्ब्रियो से फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। रूट हेयर सेल है जो हेयर का ग्रोथ करती है। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है हमारी, ठीक है, उसके अंदर उसकी जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसको बनाती हैं ये। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, पैथोजन को किल करती हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड कलर की होती हैं और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। मसल सेल्स होती है हमारे मस्कुलर सिस्टम का पार्ट होती है, और नर्व सेल्स होती हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, अब हम सेल के साइज की अगर बात करें तो सेल क्या होती है, कुछ सेल्स बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, इतना लार्ज साइज होता है उनका। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका जो साइज होता है वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर। ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल प्रोकैरियोट में। और लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप इसको। इसका जो साइज होता है वो होता है 1 mm तक होता है इसका साइज। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा प्रोटेस्ट जो है वो लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन सेल में अगर हम बात करें तो जो स्पर्म सेल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। ह्यूमन सेल में स्मॉलेस्ट स्पर्म सेल होती है, लार्जेस्ट एग सेल होती है, और लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें तो जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। ओके, ये ह्यूमंस के अंदर होती है। और अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो साइकस का जो ओव्यूल होता है, साइकस ओव्यूल होता है, ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है प्लांट्स में। और एनिमल्स में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच एग, दिस इज द लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने सेल की स्ट्रक्चर, सेल की डेफिनेशन, सेल के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और इनके एग्जांपल्स को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1663 के अंदर सबसे पहले, इनके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था जिससे इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इनको वहां पे क्या दिखाई दिया, इनको बहुत सारी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। इस तरीके से कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। तो इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या नाम दिया, इन कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल्यूली का नाम दिया, सेल्यूली, ठीक है, या फिर सेल, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट। तो इस तरीके से कोशिका की खोज तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, बट इन्होंने जो सेल देखी थी वो कैसी थी, डेड सेल थी। इसके बाद 1670s में एक और साइंटिस्ट हुए, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, जिन्होंने क्या किया, इनका जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा एडवांस था, जिसका मैग्निफिकेशन पावर है वो थोड़ा सा अच्छा था। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने, और कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप की सेल्स को देखा, जैसे बैक्टीरिया को देखा, प्रोटोजोआ को देखा,
रेड ब्लड सेल्स, यीस्ट सेल, स्किन सेल, इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग सेल्स को देखा था। नेक्स्ट आती है सेल थ्योरी। तो बेसिकली सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी के अंदर सेल के जितने भी फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि सेल के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सेल थ्योरी बेसिकली दी किसने थी? सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्चोव। इन 3 साइंटिस्ट ने जो है सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, इसमें से स्लाइडेन है, ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट है। स्वान जो है ये जूलॉजिस्ट है। ओके, सो इन्होंने तीनों ने सेल थ्योरी दी। अब इस सेल थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। तो बेसिकली सेल थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट्स है इसके। फर्स्ट वन इज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो अगर एक ही सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको तो हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर है ना। इसके अंदर क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, है ना। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स है। प्रोटिस्टा के अंदर जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है ना। और जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सब क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो होती है वो मोर देन 1 सेल, मतलब लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर में आपके फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स, ओके। फंजाई के अंदर जो यीस्ट होता है वो यहाँ पे एक्सेप्शन है। यीस्ट क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। इसके अलावा जितने भी जो फंजाई होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। ठीक है, सो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडीज एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी जो न्यू सेल्स होती हैं वो पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसके डिवीजन से ही नई सेल बनती है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो हाइपोथेसिस है सेकंड वाली, ये दी थी रुडोल्फ वर्चोव ने। ये जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चोव, इन्होंने ये वाली हाइपोथेसिस दी थी। तो इसके लिए इन्होंने एक लाइन बोली थी, होमनिस सेलुला, होमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है कि जितनी भी जो न्यू सेल्स हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। सो ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये किसने दिया था? रुडोल्फ वर्चोव ने दिया था। सेकंड पॉइंट जो है वो। इसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीवन की मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब सेल ही जो है एक आधारभूत इकाई होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 स्टेटमेंट दिए गए थे सेल थ्योरी के लिए। अब ये जो सेल थ्योरी है बाकी सभी ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होती है एक्सेप्ट वायरसेस। वायरस पे सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं? ए सेल्युलर होते हैं। ये ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनको माना जाता है। इनकी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर सेल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। बहुत सिंपल से होते हैं ये। बाहर की तरफ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इनका लिंक माना जाता है इनको। तो ये जब बाहर एनवायरनमेंट में होते हैं तब तो ये नॉन लिविंग की तरह रहते हैं, नॉन लिविंग की तरह। बट जैसे ही ये अपने किसी एक प्रॉपर होस्ट के अंदर जब एंटर कर जाते हैं तो वहां पे अपना मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। ठीक है, बाहर ये नॉन लिविंग क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके पास खुद के कोई एंजाइम्स या प्रोटीन्स नहीं होते हैं। बट जैसे ही ये किसी होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो वहां पे ये अपनी ग्रोथ करने लगते हैं, है ना, ग्रोथ करने लगते हैं। इसलिए इनको क्या माना जाता है? ए सेल्युलर माना जाता है और जो सेल थ्योरी होती है वो इन पे अप्लाई नहीं होती है। ओके, सो ये सेल थ्योरी के बारे में था। स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ वर्चोव 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का कंपैरिजन देखते हैं हम। बेसिकली बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, लेकिन कुछ यहाँ पे इनके अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी होती है यहाँ पे। तो सिमिलैरिटी में
दोनों के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों में, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस जो होता है ये भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, दोनों सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, राइबोसोम्स भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और जो लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, वो भी दोनों सेल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये तो इन दोनों में कुछ बेसिक सिमिलैरिटी थी। अब इसके अलावा इनमें कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं या कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं डिफरेंसेस? कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये सेलुलोज का बना हुआ होता है और ये प्लांट सेल में मिलता है। ओके, प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, लार्ज साइज के वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल सेल्स के अंदर या तो एब्सेंट होते हैं और अगर होते हैं तो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, दो दो डिफरेंसेस। थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट एनिमल सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड है वो एब्सेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट सेल जो होती है उसका जो साइज होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है वो जनरली स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक? इन सेल्स के अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में, फूड जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, जबकि एनिमल सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर रहता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसिकली किसी भी सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जो जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है उन सबको एनक्लोज करके रखती है। इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो अगर इसका केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बनी हुई होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर के बनी हुई होती है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स से मिलकर के बनी हुई होती है मेनली। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो लिपिड जो होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ये फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड वाला रीजन होता है और एक इसका टेल वाला रीजन होता है। टेल वाला जो रीजन होता है वो फैटी एसिड्स चेन का बना हुआ होता है और हेड वाला जो रीजन है ये ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है। ओके, तो ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है इस तरीके से। हेड वाला जो रीजन होता है वो पोलर होता है, पोलर रीजन होता है ये, और ये हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होते हैं। और जो टेल वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, और इनको क्या बोलते हैं, हम टेल बोलते हैं। ओके, जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होता है। तो ये था इसके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिनको पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, सो पेरिफेरी की तरफ या जो बाहर की तरफ जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिपिड बाइलेयर के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, जिनको हम क्या करते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इनको यहाँ से सेपरेट आउट भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं, इस लिपिड बाइलेयर के अंदर धसे हुए होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, इसलिए, और ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम यहाँ से इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन दोनों से अटैच होते हैं। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच होते हैं तो इनको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और जब ये प्रोटीन से अटैच होते हैं तो इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड की एक और फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल किसका कैरेक्टर होता है, बेसिकली एनिमल सेल का कैरेक्टर होता है। प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल है वो एब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है कि जो
कोल्डर एनवायरनमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि पोलर एरियाज में जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये फ्रीज होने से बचाते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में था, जो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, एक इसका पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल वाला रीजन होता है, और ये लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों जो लिपिड बाई लेयर होती है उसके दोनों तरफ बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाई लेयर है उसमें धसे हुए होते हैं। ओके, ठीक है। इसका जो ये वाला जो फेस होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ जो फेस होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड, ठीक है, जो अंदर की तरफ होता है। तो ये था सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल बेसिकली क्या होती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो एनिमल पूरे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तीन ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। किस किस में मिलती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलती है, जिसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, और लेकिन जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। माइकोप्लाज्मा जो है तो प्रोकैरियोटिक, बट उनके अंदर सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा फंजाई में सेल वॉल मिलती है और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मिलती है, लेकिन इन तीनों में इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो हमें पता है किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। बात करें अगर फंजाई की सेल वॉल की, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन की जो सेल वॉल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ओके, सो प्रोकैरियोट के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की, फंजाई के अंदर काइटिन की बनी हुई होती है, और प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर के सेल वॉल बनी हुई होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेल की एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखती है, ओके, और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने सेल की बेसिक स्ट्रक्चर, सेल के टाइप, सेल की हिस्ट्री, सेल थ्योरी और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह को डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मरियम बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।